अब एक नाम लेकर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, तो उनका नहीं लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। इतना खूबसूरत हाल, इतनी खूबसूरत व्यवस्था, इतना खूबसूरत कैंपस जिन्होंने दिया है, उनका मुझे तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गौरव शर्मा इनका एक पूरा कैंपस है, जिन्होंने सारी व्यवस्था अपनी तरफ से दिया है। उसमें इनके गुरु जी का त्यागी साहब काम है, और गुरु शिष्य की परंपरा देखिए। आप इस विद्यालय, इस कैंपस के, इस इंस्टीट्यूट के हेड हैं, प्रबंधक हैं, लेकिन गुरु भी उससे ऊपर होता है। इनको आपने पढ़ाया है गुरु जी। तो जब हार नहीं मिला तो गुरु जी ने अपनी दृष्टि लगाई, उन्होंने देखा कौन सी समाज कामयाब है, जिसके पास इतनी बड़ी संस्था, जिसमें हम लोग बैठ के मीटिंग कर सके। तो गुरुओं से दोनों लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम लोग बैठने का मौका दिया, और अच्छा लगा, पूरा कैंपस अच्छा लगा। जब मैं आया इतनी बढ़िया साफ सफाई व्यवस्था, बहुत अच्छा रहा। गौरव जी को अब क्या है, ये जन आंदोलन का ही पार्ट है। आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन पेंशन की लड़ाई में आप भी अपना 100% दे रहे हैं, यही जन आंदोलन है। अब मैं आता हूं अपने विषय पर। बहुत सारे लोगों में जानता हूं, लखनऊ का, मैं वहां गया, एक आईएएस जानने उत्सुकता चले गए कि भाई आईएएस रिटायर, उनको पेंशन मिलती होगी, कितनी मिलती होगी, इनका ऐसे जानने के लिए। आज से 4-5 साल पहले तो मैं गया वहां, तो हमने कहा भाई सर आपके पास कितने बच्चे? कहें 3 बेटे हैं। तो हमने कहा क्या कर रहे हैं इस समय? कहें 2 बेटे तो अमेरिका सेटल हो गए हैं। तो हमने अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, किसी पिता के लिए उसका बच्चा कामयाब हो जाए, अमेरिका में सेटल हो गया। तो हमने चलिए ठीक है 2। तो कहे तीसरा कौन? तो कह रहे हैं ओपीएस। कह रहे हमारा तीसरा बेटा ओपीएस है, वो अमेरिका में सेटल हो गए, वो पानी दाना नहीं दे सकते, ओपीएस है जो पानी दाना दे रहा है। और 3 नौकर रखा हूं, एक घर के लिए, एक बाहर के लिए, एक सेवा के लिए। 10-10 हजार रुपए देता हूं, होली दिवाली और 5-2 हजार दे देता हूं। जितना नहीं कहता उससे ज्यादा पैर दबाते, इतना बेटा भी नहीं करेगा। और ये एक इसकी बदौलत है क्योंकि उस समय उनकी 1,20,000 पेंशन, 1,20,000 पेंशन थी। कह रहा क्या दिक्कत है? मैं सब कुछ है। हाँ, उन्होंने एक सीख हमको जरूर दिया। उन्होंने कहा मैं तो आईएएस था, बड़े पदों पर था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तमाम संपत्तियों को दिक्कत थी, पैसा भी बनाया, संपत्ति बनाया, लेकिन आज मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। अगर मेरे कामों में जीवन के लिए कोई काम आ रहा है तो ओपीएस है, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। अब सोचो, कल्पना करो, एक आईएएस को अगर ओपीएस की जरूरत है तो हम तो बहुत मामूली से शिक्षक, एक कर्मचारी हैं, हमको उससे ज्यादा जरूरत है। तो ठीक है, ओपीएस की नहीं बात। अच्छा, इसमें ओपीएस कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग ओपीएस चाहते हैं? ओपीएस नहीं चाहते आप? अच्छी बात, मिलने तब भी चाहने भी हमने कहा ना, है ना? ओपीएस एक भी हाथ नीचे नहीं रहा। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं कौन सी कमेटी बनाती है, कौन सा रिकमेंडम करती है, कौन सा मेमोरेंडम करती है, कुछ समय आप आओ इधर, देखो इधर, हाथ उठवा लो, ओपीएस। एक भी आदमी एमपीएस नहीं करा, फिर करो ये ले लो, ये लो, ले लो, ये ले लो, क्या मतलब भाई? और अभी उसके बाद ये क्या लाया? एनपीएस के बाद क्या? यूपीएस। पता है क्या? मैं गांव में गए, एक बूढ़े आदमी से रिटायर्ड थे, उनसे पूछा, कहा भाई साहब बंधु जी आप तो जीत गए, आपको तो ओपीएस मिल गई। हम कहे ओपीएस नहीं यूपीएस है। कहा हाँ वही वाली ऊटपटांग पेंशन योजना। बूढ़े ने कहा ऊट पटांग पेंशन है, यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन। हमने कहा कितना बढ़िया परिभाषित किया इन्होंने। और जो ऊट पटांग पेंशन योजना उसको हम आप लोग वोट कम रहे, क्या मामला है? आपको सुनना ज्यादा ना सर? हमको सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनना सुनाना दोनों तरफ सोचा है। ओल्ड पेंशन चाहिए ना सभी को? हमारे बीच में एक मैम है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको ओल्ड पेंशन के दायरे में होंगी। कुछ लोग हैं क्या हाथ में जो लोग ओल्ड पेंशन के दायरे में हैं? ओल्ड पेंशन के जो लोग दायरे में हैं, अरे एनपीएस वाले उनके देखिए अगल बगल, आपकी लड़ाई में कितनी बड़ी संख्या में आएंगे। जोरदार तालियां अभिनंदन। बहुत बड़ी बात है, लड़ाई आपकी एक साथ खड़े हैं। और कुछ लोग एनपीएस वाले घरों में बैठे होंगे। सोचो, आप सोच के देखो, इनको क्या जरूरत है? नहीं, इनकी भी इच्छा है कि हमें मिले, हमारे छोटे भाई बहनों को मिलनी चाहिए। आपकी लड़ाई में कितनी बड़े सहयोगी लोग हैं। मैं सलूट करता हूं ऐसे सभी साथी जो हमारे बीच में आए, मैं सलूट करता हूं उनको।
अब नई पुरानी का चक्कर, एनपीएस क्लियर है, यूपीएस भी क्लियर है। अभी एक हमारे बड़े नेता रेल के यूपीएस की तारीफ करते घूम रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है, इसमें ये हमने करवा दिया, हमने ये करवा दिया। मजे की बात है वो ओपीएस ले रहे हैं, तो क्या सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? झूठ है ना भाई, खुद ओपीएस की मलाई खा रहे हैं और हमको समझा रहे हैं कि यूपीएस अच्छी है। गजब कहानी है। और मेरे साथ डिबेट में बैठे, टीवी में जो डिबेट चला, कमेंट आने लगे, नीचे लिखा जा रहा था, पता नहीं क्या क्या लोग लिख डाले कि बूढ़े तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, तुम ओपीएस की मलाई खा रहे हो, हमको यूपीएस की बता रहे बात। तो तमाम लोग ऐसे इस देश में हैं जो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम करे, तरफदारी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलत है तो गलत कहना जरूरी नहीं जरूरी। अगर यूपीएस गलत है तो गलत है। और कुछ लोग अभी आगे संशोधन की बात करने लगे कि संशोधन करा दिया जाए। क्या संशोधन स्वीकार है? इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा आंदोलन संशोधन के लिए कर रहे हैं क्या? हमें चाहिए हूबहू, हमें चाहिए हूबहू वही चाहिए। वो बेकार हो, वो कम हो, वो पुरानी हो, हमको वही चाहिए। सही है नहीं सही? किसी ने कहा कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा, हमने कहा भाई क्यों हमको देने तैयार हो, हमारा उधर काम चल जाएगा, क्यों आप परेशान हैं? जब मैं कम लेने तैयार हूं तो आप ज्यादा क्यों दे रहे हो? तो आपको न एनपीएस न यूपीएस, आपको ओपीएस की लड़ाई लड़नी है और हम लोग लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। इसी लड़ाई का नतीजा हुआ कि 4 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल में एनपीएस से ओपीएस में आई। ये हमारी आपकी बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है। मैं हिमाचल गया, वहां एनपीएस में 1600 रुपए मिल रहा था। एक साथी मिले कैंसर, 1600 रुपए मिलता है एनपीएस में। हमने कहा अगर ओपीएस हो जाए, अरे सर तो जिंदगी संभल जाए। और जब पेंशन बहाल हो गई, वहां गया और फिर मिले हमसे, तो उन्होंने एक बात कहा कि एनएम ओपीएस और आपकी टीम को सर धन्यवाद देता हूं, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन शायद आप लोग उसी रूप में हो। 1600 रुपए मिलने वाले को 32,000 रुपए मिलने चाहिए, 32,000। राजस्थान में लागू हुई। एक मैडम ने हमको फोन किया, सर विजय बंधु बोल रहे हैं, सर एक फोटो आप हमको भेज दीजिए। हमने कहा अरे आपके यहाँ लागू हो गई, अब मेरी फोटो क्या जरूरत है? कहा नहीं सर एक फोटो भेज दीजिए। हमने क्या करेंगे? कहा सर इसी महीने हमारी ओपीएस आई है और हमको हमारे सब काटने पीटने बाद लगभग 29 साढ़े 29,000 रुपए पेंशन मिल रही है। हमारे परिवार में हमारी 2 नातिन हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये घर में आपकी एक फोटो लगा दें, ये पेंशन जब आए तो मैं बताऊं कि इसी की बदौलत आई। और उन्होंने मेरे मना करने के बाद जिद करके उन्होंने लगाई और वीडियो कॉलिंग से दिखाई और कहा जब महीने की आती है तो मैं बच्चों को बताती हूँ यही वजह से आपके यहाँ 29,000 रुपए आ रहे हैं। अभी आप इसको समझ रहे हो कि पैसे का खेल है, 32,000 आएगा, 40,000 आएगा, 50,000। मैं आपको दोस्तों बताने वाले पैसे का भी मैटर नहीं है। ओपीएस हमारा सम्मान और स्वाभिमान है। हमने जीवन भर कमा कमा के बच्चों को, बेटे बेटियों को, रिश्तेदारों को दिया है। हम बुढ़ापे में उनसे मांगने की हैसियत नहीं रख पाएंगे, हमारा जमीन नहीं कहेगा रखने को। हमने जिनको पैसे दिए हैं, जिनको पढ़ाए खड़ा किए हैं, उनसे आप अपनी दवा का पैसा मांगेंगे, आपका जमीन धिकारेगा। ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, ओपीएस हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं भी कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन ओपीएस की लड़ाई में आप आओ, क्योंकि आपका सम्मान और आपका स्वाभिमान उससे जुड़ा हुआ। और नहीं तो मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि अगर आप ओपीएस को कन्वर्ट नहीं हो पाए तो आपके साथ क्या होगा मैं आपको बता दूं। आपको मैं एक इशारा देना चाहता हूं, आप उसको समझ लीजिएगा। आप एनपीएस में हैं, वो बगल वाले एनपीएस में हैं। अच्छा आप भाई साहब हाँ आ गए ना, आपको बहुत बहुत बधाई, मतलब बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ लोग हैं जो कन्वर्ट में आए हैं ओपीएस में, कुछ लोग हैं कि हमारे बीच में। एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए। अच्छा एक बार खड़े हो जाए जो लोग एनपीएस से ओपीएस में आए, इनको देख रहे हैं आप लोग।
ये भी पहले एनपीएस के मारे थे, अब ओपीएस के दुलारे हो गए। खड़े खड़े रहिए, अब तो ताकत आ गई है, क्या दिक्कत है? अब ओपीएस में ताकत आ गई, आप लोग इसलिए में खड़ा। अब आप सोचो कि इनके आदमी है, बना के लाए सेट करके, मैं इनको नहीं जानता भाई, ये आपके बीच के हैं। नहीं करेगा मरीजा आया है, अपना सेट आदमी किया, खड़ा कर दिया। इनसे पूछ लीजिएगा, अपना स्कूल पता नाम पूछ लीजिए, पहले एनपीएस में थे, ओपीएस में आए। ये अटेवा के संघर्षों की देन है, अटेवा ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत आई। और आपको बताऊं मैं, ये अपने जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट पाए हैं। पूरी जिंदगी में इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। और इनका नजरा क्या होगा आपको पता? आज जब इनकी पेंशन बनती 2500, इनकी पेंशन बनती 3000, अभी आपका वेतन कितना? हाँ, और आपको मैं बताऊं सच, लगभग इतना आपको पेंशन मिलेगी जितना आज आपका वेतन है। क्योंकि अभी सर्विस तो टाइम है ना, कितने साल है? 39 में रिटायर होंगे। सोचो आप, 39 में रिटायर होंगे। आज इनका जितना वेतन है ओपीएस में, उतनी इनको पेंशन मिलेगी। ये ताकत समझिए। अब वो शर्मा जी ने बुलाया इसलिए मैं आ रहा हूं, वो संतोष यादव ने बुलाया इसलिए मैं आ रहा हूं, वो त्यागी जी कह रहे इसलिए चला है। नो 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 नो, किसी के एहसान में मत आइए। आप इस दर्द को, इस महत्व को समझिए कि आप यहां बैठे हैं तो आप अपने लिए बैठे हैं। आप अगर लड़ाई में आए हैं तो आप अपने लिए आए हैं। ये लड़ाई आपका है, आंदोलन आपका, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। किसी के बुलाने और एहसान में नहीं आना। अब आप समझिए कि ये आ गए, कटना शुरू हो गया, जीपीएफ भी कटना शुरू हो गया। बहुत बहुत बधाई आप लोग। अब आपसे दो निवेदन है, जो लोग इसमें कन्वर्ट हो गए, दो निवेदन है। एक निवेदन अनिवार्य है, एक वैकल्पिक है। आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो। एक अनिवार्य है, अभी तक जितनी शिद्दत से आप आंदोलन में रहे हैं, अब उससे 10 गुना ज्यादा शिद्दत से आपको आंदोलन में रहना है। इस बात को प्रूव करना है कि हमें मिल गई, लेकिन मेरे भाइयों को जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस लड़ाई में हम उनसे ज्यादा तगड़े मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि आप निश्चिंत हो गए हैं, कर सकते हैं। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। दूसरा वैकल्पिक है। वैकल्पिक क्या है? एक व्यक्ति ने हमारे पेंशन के लिए शहादत दी है, उनकी एक स्मृति भवन लखनऊ में हम बनवा रहे हैं, काफी कुछ बन भी गया है और अभी काफी कुछ उसमें करना भी। तो आपको अगर लगता है कि इनकी शहादत में मेरा भी कुछ थोड़ा योगदान होना चाहिए, तो आपकी जो मर्जी आए, आप अपनी तरफ से स्वेच्छा से आप उस स्मृति भवन के लिए सहयोग कर दीजिएगा, दान कर दीजिएगा, जो आपकी इच्छा हो। अरे वैकल्पिक है, नहीं देंगे तब भी कोई बात, तब भी कोई बात। लेकिन अगर आप इसमें आए हैं तो कम से कम जो शहादत दिया है, एक आपके पास अच्छा अवसर रहेगा कि हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दिए हैं। और ये वैकल्पिक पहला वाला अनिवार्य है। अगर आपकी इच्छा हो तो कर लीजिएगा, अपने जिलाध्यक्ष से मिलकर बातचीत करके, जो भी आपकी इच्छा होगी, है ना? ठीक है। और लड़ाई में रहना अच्छा कैसा लग रहा है? और जो लोग एमपीएस में भी हैं, ध्यान रखना, इनको देखें, ऐसे एक दिन आएगा आप भी सब के सब ओपीएस में आ जाओगे। बैठ जाओ। ये अभी ये कोई 20 साल 30 साल की कहानी नहीं बता रहे, ये अभी घटनाएं हैं। अभी 5 साल 7 8 साल 10 साल की लड़ाई में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप इस लड़ाई को और बढ़ाएंगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा। अभी मैं चर्चा कर रहा था यूपीएस की। एक अच्छी खबर आपके लिए है, सबके लिए। अभी तमाम समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, यूपीएस को स्वीकार कितने लोगों ने किया? पूरे देश 35 लाख से ज्यादा, 35 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन पर यूपीएस लागू किया गया। लेकिन मैं केंद्रीय कर्मचारियों के हौसले और उनके जज्बात को सलूट करता हूं। उन्होंने यूपीएस को न अस्वीकार करके अपना मादा दिखा दिया, अपनी हिम्मत दिखा दिया। 1% से भी कम लोग, 35 लाख प्लस में 1% से भी कम लोग यूपीएस को स्वीकार किए। 35 लाख में
सोचवा। और वो जो लिए हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनको ये लगा कि चलो 4,000 मिल रहा, 9,000 फिक्स हो गए, 9,000 मिलेगा, वही लोग है, कार्यरत कोई नहीं है। मतलब ये हमारी आपकी बड़ी जीत है कि यूपीएस को लोगों ने नकार दिया। मेरी अपील पर, संगठन की अपील पर उनका विश्वास है कि एनएमओपीएस हटेवा लड़ेगा, जीतेंगे उन्होंने। और अभी सरकार ने फिर समय बढ़ा लिया कि अभी और छोड़ रहे, 30 सितंबर तक कर दिया, आप भर लो। कोई भरने तैयार नहीं, विज्ञापन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी लेने को तैयार। और ये कई आंदोलनों के बराबर लड़ाई है। बिना सड़क पे आए आपने सीधा मैसेज कर दिया कि हमें स्वीकार। ये बहुत बड़ी जीत है आंदोलन की, मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी जीत। 1% लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जो बात हमने आशंका व्यक्त की थी उसी वही चीज बजट में आ गई। और आपको एक लाइन में बताऊं एनपीएस यूपीएस क्या है। और ध्यान रखना, जब आपसे कोई बहस करे, चर्चा करे, दोनों की तुलना में ना फंसिएगा। सरकार ने क्या दिमाग लगाया, ओपीएस पीछे हो जाए, एनपीएस और यूपीएस में हम तुलना करें, उसी की चर्चा हो, पीछे हो। आप जब भी तुलना करिएगा दोनों की, ओपीएस से करिएगा। मेरा निवेदन है, आप बहुत फैक्ट वाली बात बता रहा हूं। जब भी तुलना करिएगा एनपीएस की ओपीएस से, यूपीएस की ओपीएस से, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सरकार ने चालाकी किया, ओपीएस को पीछे करके दोनों में तुलना करने लगी। अब दोनों की तुलना अगर करने लगे तो उसकी एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितनी जनता उनका एक पैर काट लिया जाए। अब राजा का आदेश तो राजा का, पैर कटने लगा। अब कुछ देर बाद सोचते सोचते कोई तो बुद्धिमान मिलेगा, कोई तो मिलेगा। उसने कहा यार पैर तो मेरा, राजा क्यों कटवा रहा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये संदेश पहुंचा राजा के यहाँ, दूत उसके लगे रहते। ये संदेश पहुंचा राजा के यहाँ, तो राजा ने एक दूसरा आदेश दिया, 2 हाथ 1 पैर काटे जाए। अब राजा का आदेश तो फिर कटने लगा। कुछ दूर तक चले लोग, कहे यार ये तो इससे तो बेहतर पहले वाली थी। समझ रहे ना, इससे बेहतर तो पहले वाले थे। यही एनपीएस यूपीएस है, यही एनपीएस यूपीएस है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। फैक्ट है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइमरी कितने साथी इसमें बैठे हैं, बहुत बड़ी संख्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। प्राथमिक मतलब प्राथमिक, प्रथम है ना। और आप सब यहां आए। अभी एक समस्या आई मर्जर की। मर्जर के पक्ष में कितने लोग हैं, विरोध में कितने लोग? तो सरकार को यहां आकर के अपना अनुमान लगा लेना चाहिए। अच्छा, लागू हमारे ऊपर कर रहे हैं, कुछ और किसी तरह है। अब यहां आओ, मर्जर के पक्ष में एक हाथ नहीं, मर्जर के विरोध में सारे हाथ। मर्जर की समस्या आई और आपको जानकर आश्चर्य होगा, और आपसे एक मैं अपील भी करता हूं, थोड़ा देखना। तमाम संगठन है इस उत्तर प्रदेश में। मर्जर के खिलाफ किसी शीर्ष नेतृत्व का कोई इंटरव्यू, कोई वीडियो बयान आया है क्या? आपने अगर देखा हो बताइएगा। किसी संगठन का शीर्ष नेतृत्व का कोई इंटरव्यू, कोई वीडियो अगर मर्जर के खिलाफ आया बताना। वहां पर स्कूल मर्जर हो रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व वहां मैनेज हो रहे हैं। एक भी नहीं बोला। अटेवा और विजय बंधु के अलावा मैंने कई इंटरव्यू में ये बात बोली है और वीडियो लाइव का मर्जर खिलाफ है। मैं मर्जर के विरोध में हूं। और मर्जर क्या है, निजीकरण के एक रूप है। मैं निजीकरण खिलाफ क्यों हूं? आपको निजीकरण नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको छोटे छोटे रूप हैं जो निजीकरण के हैं। मर्जर उसी का एक पार्ट है। स्कूल बंद करना, मैं भी कल लोकमत के इंटरव्यू में बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संत हैं, संत का काम है लोक कल्याण करना, संत का काम है स्कूल खुलवाना, बंद करना नहीं। बंद करना तो मधुशाला बंद करो, पाठशाला खोलो, ये है संत का काम, पाठशाला खोलो। हमें दुख होता है उत्तर प्रदेश में जैसे एक संत महात्मा अगर मुख्यमंत्री हैं और वहां स्कूल बंदी की बात हो रही है। मैं इसका घोर निंदा और इसका विरोध करता हूं और मैंने डर के बात कहा था और विरोध का नतीजा आपके हाथ असर तक गया। चारों तरफ चिल्लाहट हुई तो भी मंत्री जी को, अच्छा जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके पास बयान के अलावा कुछ है भी नहीं। बयान
कार्यक्रम कुछ नहीं। फिर जब दबाव बना तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो 50 तक और 50 से कम 1 किलोमीटर घेरे में अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि थोड़ा बेइज्जती महसूस कर रहे हैं आना। मैं कहता हूं एक भी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, एक भी नहीं बंद होना। आप वहां व्यवस्था दो, आप वहां संसाधन दो, आप वहां स्टाफ दो, उसके बाद हमसे परिणाम लो, हम देने को तैयार हैं। एक मंत्री के व्यवस्था में 20 गढ़ चाहिए, 20 गढ़ चाहिए एक मंत्री को, और एक स्कूल को 4 अध्यापक हम नहीं दे सकते हैं, और कई स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल में बच्चे नहीं है, बच्चे कैसे रहेंगे? और एक व्यक्ति कितना टैलेंटेड होगा, क्या सारे विषय पढ़ा लेगा? चलो टैलेंटेड हुआ, पढ़ा भी लेगा, तो क्या एक साथ कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ा लेगा? आप हमारे स्टाफ कम कर रहे हैं, शिक्षक कम कर रहे हैं, संसाधन विहीन कर रहे हैं, उसके बाद हम ही को आप दोष दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और मर्जर के हम खिलाफ हैं। ध्यान रखना, आपको बहुत सारे लोगों ने एक बार हमें एक बड़े नेता को फोन किया कि ऐसे खिलाफत करो, उन्होंने कहा हमको क्या, हमारी नौकरी थोड़ी जा रही है। हम कहा यही गलती 2004 में हुई थी, जब हमारी पेंशन बंद हुई और जो लोग लड़ने वाले थे उनको मिल रही थी, तो उनका हमारा क्या जा रहा, उसका भुक्तभोगी आज हम लोग हैं। अगर आज हम नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां उसके भुक्तभोगी होंगी। ठीक है, स्कूल मर्जर हो जाएंगे, हमारी नौकरी मिल जाएगी, हम कहीं से कहीं चले जाएंगे, लेकिन जो वैकेंसी आनी है वो तो नहीं आएगी। तो जो बेरोजगार घूम रहा है, योग्यता लेकर घूम रहा है, आपके सारे टेस्ट लेकर के घूम रहा है, वो कहां जाएगा? मैं इसके खिलाफ हूं और मैं निजीकरण के सख्त खिलाफ हूं, और खासकर स्कूलों का बंद होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। गरीब का बच्चा, हम लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए ना, थोड़ी नौकरी में आ गए, थोड़ा ठीक ठाक खाने पीने रहने लगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी से थोड़ा नौकरी को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर अपनी पोजीशन को अच्छे करिए। बुरा नहीं मानिएगा, अपवाद स्वरूप कोई 1-2 हो सकते हैं, लेकिन हम लोअर मिडिल क्लास से ज्यादातर लोग आए हुए हैं। अपनी जिंदगी से अपनी नौकरी को थोड़ा हटाइए, फिर अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को थोड़ा नापिए। आप कहां खड़े होंगे? आपके पूर्वज जहां थे उससे कई गुना पीछे खड़े होंगे। यही नौकरी है जो आपको यहां लाके, तो हमारे बच्चे को नौकरी नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे? और हम उसे श्रवण कुमार को उम्मीद करेंगे, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मर्जर की खिलाफत करना है नहीं करना? स्कूल बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एक भी स्कूल, आप वहां 5 का स्टाफ दीजिए, आप वहां संसाधन दीजिए, हमसे जितना मन हो पढ़वाइए। और मैं तो कहता हूं शिक्षकों से शिक्षक का काम दीजिए, जितना पढ़वाना चाहें तो तैयार, हम तो तैयार। हमारे पास फोन आता है, मैं स्कूल नहीं गया और मेरे पर कार्रवाई होगी, मैं बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं साथ दूंगा, क्योंकि मेरा पहली ड्यूटी है पढ़ाई कराना। मैं शिक्षा को मैं पढ़ाना, मैं कल स्कूल पढ़ा के आया हूँ, आज आया हूँ, कल भाग के फिर जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले अपनी ड्यूटी फिर राइट। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, आपको ये खुद का दायित्व मिला है, अपने स्कूल को, अपने बच्चों को पढ़ाने का दायित्व से हम अच्छे ढंग से निभाएंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। क्या मैं गलत हूं? अपने काम को नंबर 1 करना, उसमें कोई वो नहीं, कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। और हम किसको पढ़ा रहे हैं? वो जो भारत की आत्मा है, वो भारत की आत्मा, गरीब घर के किसान का, मजदूर का बेटा हमारे यहाँ पढ़ने आता है, उनको पढ़ा रहे हैं। अगर उसमें हम कुछ को बना ले गए तो हम भी समझेंगे कि हमने भी कुछ काम किया। तो ये मर्जर के खिलाफ में है। मैं आपसे एक और निवेदन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। निजीकरण क्या है? निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। चाहे रेल का निजीकरण हो, चाहे बिजली का निजीकरण हो, चाहे शिक्षा का निजीकरण हो, ये गलत है। और मैं एक सवाल आपसे बुद्धिजीवी है पूछना चाहता हूं, कोई सरकारी संस्थान अगर घाटे में है तो प्राइवेट व्यक्ति उसको क्यों खरीद रहा है? घाटे की चीज बढ़िया क्यों खरीदेगा? बढ़िया मतलब व्यापारी, बस समझिए। अगर कोई संस्थान घाटे में है तो व्यापारी क्यों खरीदेगा? और अगर फायदे में है तो हम क्यों बेच रहे हैं? घाटे में है तो खरीदेगा नहीं, फायदे में तो हमको बेचना नहीं चाहिए। और अगर रेल को आप बेचना है तो मैं कहता हूं देश के तमाम कोनों में रेल अभी नहीं पहुंची, उनको दे दो, जमीन अपना खरीदे, रेल अपना बिछाएं, पटरी बिछाएं, सिग्नल लगाएं, स्टाफ लगाएं, प्रॉफिट कमाएं, वहां नहीं जाएंगे। मेरठ का, गाजियाबाद का स्टेशन चाहिए जो हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। आप तमाम सारे क्षेत्र में पड़े, वहां जलाओ ना, आपको वहां नहीं चलाएंगे।
आप शिमला जाइए, अंग्रेजों के जमाने की एक रेल बिछी है, आज तक दूसरी नहीं बिछी। दूसरा बिछाओ ना, कमाओ आप। नहीं, आपको दिल्ली स्टेशन चाहिए, दिल्ली एयरपोर्ट चाहिए, क्योंकि बड़ा बनाया है। तो बनाना नहीं, कमाना है। तो मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उद्योगपतियों को कौन सी चीज देनी नहीं देनी इसके खिलाफ हूं। जैसे शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, परिवहन हुआ, ये सब चीजें पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, जिससे आम जनता का फायदा हो। गलत तो नहीं हूं मैं? और आपको अगर कभी भ्रम होने लगे नहीं गलत है, तो आप अपनी नौकरी को अपनी हैसियत देख लीजिएगा, फिर आपको लगे कि नहीं, हम भी उसी टाट पट्टी में प्राइमरी में पढ़ के तो यहां आए हैं जहां 1 रुपए फीस लगती थी। गलत तो नहीं कह रहा। चलिए, आगामी कार्यक्रम के बारे में, अटेवा का नाम सुना है? सुना? कितने लोगों ने? क्या बात। अटेवा क्या है? अटेवा अभी तक लोगों के निक नाम होते थे। निक नाम, पहला संगठन है जिसका निक नाम है अटेवा। हम गए मुख्य सचिव साहब के यहाँ, वार्ता लगी, 1.5 घंटा हमारी वार्ता हुई पुरानी पेंशन पे। 1.5 घंटे बाद मैंने उनको समझा पाया, ये है पुरानी पेंशन, ये नहीं पेंशन, ये पुरानी पेंशन। लास्ट में जब चलने लगे तो मुख्य सचिव साहब ने हमसे कहा, यार सब तो समझ गए तुम्हारी, ये अटेवा क्या है? जब भी किसी फोन, अटेवा वालों से बात कर लो, अटेवा वालों से बात कर लो, हम यही सब अटेवा क्या है? तो हमने कहा ऑल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। और जब आप नारा लगाते हैं जय युवा जय अटेवा, तो किसी व्यक्ति का नहीं, ऑल टीचर एम्प्लॉइज, मतलब सभी की जय हो, यही तो नारा लगाते हैं। जय युवा जय अटेवा, यही लगाते ना। तो जय अटेवा कहने मतलब सभी शिक्षकों, सभी कर्मचारियों की जय हो। ये पहला संगठन है जो सबकी जय बोलता है। तो मुख्य सचिव साहब को हमने बताया, हाँ वही देखो अटेवा वाले आए, अटेवा वाले धरना दिए, अटेवा वाले कर रहे। हमें समझे ना अटेवा क्या है। आज खुशनसीबी है कि आप देश के किसी कोने में जाइए और अटेवा का नाम लीजिए, और सरकारी कर्मचारी होगा तो हिंदुस्तान के किसी कोने में आपको सम्मान देगा। ये अटेवा ब्रांड है। अटेवा के साथ क्यों खड़ा होना, अटेवा के साथ क्यों खड़ा, अटेवा के साथ क्यों काम करना, मैं आपको बताऊं। अभी हमारे कुछ साथी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल गए घूमने के लिए, और वहां गए, रस था गर्मियों के समय, कमरे नहीं मिल रहे थे, तो उनका दिमाग काम किया, झोले में टोपी रखे थे, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया यहाँ, वो अपना लगा लेते हैं। तो उन्होंने टोपी निकाली और लगा लिया, और कमरा ढूंढ रहे थे। उसी में उत्तराखंड का कोई साथी मिला, कहा बच्चों यहाँ आइए। कहाँ से आप? यूपी से आए। अटेवा से हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी बताइए। कैसे? कमरा ढूंढा, मिल नहीं रहा। अरे आप मेरे घर चलिए, बैठिए रहिए, क्या दिक्कत है आपको? और आपको बताएं, वो ले गए, तो उनका 5-6 लोग हैं, घर पर ठीक नहीं रहेगा, उनको होटल दिलाया। वो होटल दिलाए, 2 दिन लोग रहे, उनको घुमाने टहलाने, और होटल का किराया भी उत्तराखंड के साथियों ने कहा कि बंधु जी की टीम से हो, इतना मेरा फर्ज है। और इतना बड़ा ब्रांड शिक्षक कर्मचारी संगठन में नहीं है। जैसे अभी कोई चर्चा करा था, कोई प्राथमिक का नेता हो, बुरा नहीं मानिएगा, आप प्राथमिक के नेता हो, 20 साल हो, और प्राथमिक के नेता किसी माध्यमिक विद्यालय में चला जाए और कहे मैं प्राथमिक का जिला अध्यक्ष हूं, माध्यमिक वाला भाव नहीं देगा। हो गए तुम प्राइमरी में हो ना, ऐसा है भाव। उसको क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। लेखपाल वाला प्राइमरी में चला जाए, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। माध्यमिक वाला डिग्री में चला जाए, कोई मतलब नहीं। अटेवा का पदाधिकारी कहीं चला जाए, उसका सम्मान बैठाया जाता है। और आप, मैं नहीं, आपका अनुभव है, आप जाइए, किसी बताइए, पुलिस वाले बता दीजिए, चौराहे पे आप खड़े रहिए, पुलिस वाले बता दीजिए, तो आपको मंत्री की तरफ पहले पास करा देता है, पास करा देता है। ये अटेवा का अपना इमेज है, और उसका पीछे एक कारण है, इसका संघर्ष बेमिसाल है। जी है सामने। हम लोग एक बार दिल्ली कार्यक्रम जा रहे थे, गोमती नगर में शादी थी, हम लोग शादी अटेंड करेंगे, वैसे चले आएंगे स्टेशन, ट्रेन पकड़ लेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम लोग भागे भागे जा रहे थे, और राजभवन देखा होगा मैडम, राजभवन का जो इलाका है BVIP, वहां मतलब थोड़ी गलती मतलब तुरंत चलान, वहां कोई संकोच नहीं। 1 मिनट संकोच करें, जानते किसी विधायक किसी मंत्री का फोन आ जाएगा, तो वो अपना काम पहले कर देते हैं।
तो उसके पहले विधायक जी क्या बताए हो गया है। तो हम लोग भी भागे भागे जा रहे थे, लेट हो रहे थे, थोड़ा आगे चले गए। आगे जैसे गए वैसे लाल बत्ती हो गई। अब हम लोग बीच में फंस गए और ट्रैफिक वाला इंतजार करता है, कहा कि बस अब मौका मिला, किनारे किया। तो हमने कहा यार मैं गलती मान लिया, भाई गलती थी तो मान लें, क्या बुराई है। हमने कहा भाई गलती हो गई, हम लोग थोड़ा जल्दी में थे, देखे नहीं, लाल बत्ती हो गई, मैं वापस करी, किनारे करिए। तो अरे हमने कहा यार बहुत जरूरी काम जा रहे हैं आप। अरे सब जरूरी काम हो जाते हैं, आइए किनारे आइए। तो कुछ देर बाद खड़ा, तो हमने कहा यार पेंशन की लड़ाई चल रही, जानते हो? कहाँ जानते हैं, वो अटेगा वाले हैं जो लड़ रहे हैं चाहे। उनके यार थोड़ा खुशी हुई, चलो ठीक है। तो हमने कहा यार वो लड़ाई हम ही लड़ा, विजय बंधु। कहा क्या प्रूफ है आप विजय बंधु? पुलिस वाला तो हमने फिर पहली बार जिंदगी में हमको विजिटिंग कार्ड निकालना पड़ा। फिर हमने विजिटिंग कार्ड उसको निकाला, तो विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दिया, और किनारे करो, और किनारे कराने लगा। हमने कहा चला वो भी फेल हो गया। और बाहर किनारे गया, गेट खोला, कर बाहर निकलिए। कह रहे भाई साहब मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, जिधर देखो अटेवा, जिधर देखो विजय बंधु, हम ढूंढ रहे थे आपके में, पहले एक सेल्फी हो जाए। उन्होंने हमारी सेल्फी ली और उन्होंने कहा दो ही लोग, एक कोहली विराट कोहली है, एक प्रवीण कोहली है, मैं ट्रैफिक में अकेला कोहली हूं, मेरा नंबर नोट करिए, कहीं ट्रैफिक समस्या है मुझे बताइएगा। और मैं आज धन हो गया, आपसे मुलाकात हो गई। फिर उसने कहा काफी पिलाए, चाय पिलाए, हमसे देने के चक्कर में देर हुआ, तो अब काफी चाय ले, फिर कभी पिएगा, आज हमको देर हो, जाने दीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रैफिक पुलिस जिसके पास आप अपना पर्चा भी नहीं पहुंचा पाए, आप उससे संबंध नहीं बना पाए, संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अटेवा के आंदोलन से प्रभावित है, अटेवा को जानता है, अटेवा पर उसकी सहानुभूति रहती है। इसीलिए वो नारा लगाते हैं, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अभी परसों ही सबको नारा लगाया, 1 तारीख को भी नारा लगाया। इंस्पेक्टर हजरत कह रहा सर आप हजरत निकालेंगे, हम क्या निकालूंगा भाई, क्या करना आप कब के हैं? कल 2011 के, हम क्या अब तो निकालूंगा। कल अरे क्या मतलब, हम कह आइए तो बताएंगे। तो हमने कहा यार आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और आप इतना भी सहयोग नहीं करो, अरे सर निकालिए ठीक, कम से कम हम नहीं बोल पा रहे, आप बोल तो रहे, समझ रहे हो आपको? ये है अटेवा का मतलब। और जब दिल्ली रैली हुई थी, हाँ दिल्ली रैली हुई, तमाम लोगों ने कहा, रेल के साथी बैठे हुए हैं, तमाम लोग ऐसा मेरा टिकट नहीं हो पाया, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, क्या करूं? तो हमने जो टीटी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे मैंने बात किया, हमने कहा भाई साहब ऐसी समस्या आ रही, लोग तो आना चाहते हैं। कहने अध्यक्ष जी उनसे बोल दीजिए बैठ के ट्रेन में आए, जितने टीटी है उस दिन ड्यूटी लगाई, कोई छूटने न पाए। और सच बताओ बहुत लोगों ने ट्रेन में हमारी मदद की, इसीलिए इतनी बड़ी रैली हो पाई। यहाँ भी हमारे आपके बीच में एलआई के लोग बैठे होंगे, वो किसी रूप में बैठे होंगे, ये सूचना जाती है विजय बंधु आज यहाँ तो सूचना जाए, यहाँ एलआई के लोग कोई न कोई बैठा होगा। मैं एलआई वालों से भी कहता हूँ कि देखो तनख्वाह उधर से लेना, लेकिन मदद हम ही करना, बुढ़ापा हम ही सही करेंगे। और कहते सर जोरदार रिपोर्ट भेजता हूँ, क्योंकि हम भी तो एलपीएस में हैं, हम भी रिपोर्ट जोरदार लगाते हैं कि सर हमको भी मिल जाए। एलआई वाला तनख्वाह उधर से तो काम हमारा करता है। ये अकेला आंदोलन है जो सरकार की व्यवस्था को भी तोड़ देता है, सच बता रहा हूं। और वहां पर यही जब दिल्ली में रैली हुई तो हमने कहा पुलिस वालों लड़ना नहीं, हमारा दुश्मन नहीं हो, हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है, वो बोल नहीं सकता, हम बोल सकते हैं। हमने कहा जहां पुलिस रोके शांति से खड़े होकर के एक ही नारा लगाना, 2 बार लगाओ, तीसरी बार। अब दिल्ली में बहुत हुआ ऐसे, पुलिस चप्पे खड़ी कर रोक रही थी, सब लोग पैसे हमारा मिला हुआ था, कुछ नहीं लड़ना भिड़ना नहीं, बस ये अंदर की बात है, तीसरी बात पुलिस वाला ऐसे हटाता था, क्योंकि पेंशन उसको भी चाहिए ना, यही अटेवा की बड़ी जीत है। अब आपसे मैं चलता हूं आगामी कार्यक्रम के बारे में। 1 अगस्त को आपने कार्यक्रम किया, 1 अगस्त को क्या था? रोष मार्च, किसके प्रति? पुरानी पेंशन ना बहाली के प्रति रोष, निजीकरण के बढ़तोड़ीकरण पर रोष,
हमारे जो वेतन आयोग थे उस पर प्रक्रिया न शुरू करने का रोष, वैकेंसियां न भरने का रोष हमने सड़कों पर उतर के दिखाया। और आपको मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, इकलौता संगठन है जिसके आह्वान पर कन्याकुमारी से कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों पर रोष मार्च हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा देश, इतने विभाग, इतने संगठन, उसके बाद आपके आवाज पर पूरे देश के कर्मचारी एक साथ खड़े होकर के रोष मार्च में शामिल हुए। अभी आगामी कार्यक्रम है 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या करना है? पेंशन के लिए उपवास रहना है। अरे हम तमाम सारे उपवास के त्योहार आते रहते ना, क्यों बहन? एक उपवास पेंशन के लिए। 5 सितंबर को उपवास, जहां रहिए, घर में रहिए, संस्थान में रहिए, उपवास रहना है। अब अगर संवेदनशील सरकार हो उसके लिए बड़ी बात है, क्योंकि हमारा उस दिन सम्मान का दिवस होता है, और जिसका सम्मान का दिवस है, कौन सा कारण है जो उपवास रह रहा है? ये सरकार को मंथन करना चाहिए। शिक्षक समाज, कर्मचारी समाज सब उपवास है 5 सितंबर को। ये तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक टाइम का खाना नहीं खाना, देश मजबूत होगा। हम उन्हीं लाइन पे चल रहे हैं। पूरे देश का एक दिन का हम लोग खाना बचाएंगे, उपवास करेंगे। किसके लिए? पेंशन के लिए। और आप उसमें लिखवाइएगा, पेंशन के लिए उपवास। 5 सितंबर पेंशन के लिए। 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन करेंगे, और फिर 25 नवंबर को दिल्ली, 25 नवंबर और गाजियाबाद, हापुड़ तो सबसे पास में है। अगर सुबह ब्रश पकड़े, दातुन पकड़े, करते करते दिल्ली पहुंच जाएंगे। सही है नहीं सही है? आपको क्या दिल्ली जाना? सोचो अरुणाचल प्रदेश का आदमी, तमिलनाडु का आदमी, सोचो कश्मीर का आदमी, सोचो आप आंध्रा का आदमी, वहां से दिल्ली आने को तैयार। तो गाजियाबाद वाले भी जाएंगे, हापुड़ वाले, मेरठ वाले, बुलंदशहर जाएंगे नहीं जाएंगे? थोड़ा बहुत की पूरी ताकत से। आप लखनऊ पड़ता तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन दिल्ली तो आपके पास में है। दिल्ली आप पहुंचना 25 छुट्टी लेनी पड़ेगी, अवकाश नहीं है। अब और लोग कहेंगे नहीं अब तो छुट्टी नहीं लेंगे। आप किसके लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? चंद्रराज के लिए? किसके लिए? अपने लिए, है ना? तो दिल्ली 25 नवंबर को मिलेंगे। अच्छा, 1 अक्टूबर 23 में कितने लोग थे वहां पर? अरे वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या थी, गजब। इससे 4 गुना और होनी चाहिए, ठीक है? अपनी आंखों से इतनी बड़ी भीड़ कभी देखा था? एकदम सच बोलिएगा। हम आपके बिल्कुल पास में थे, वहां बिल्कुल पास में थे क्या? जैसे यहाँ पास में है। मेट्रो के गेट फ्री कर दिए थे उन्होंने खोल के, यानी वो इतना नहीं कर पा रहे थे कि बार बार टिकट लगाए या कार्ड लगाए और आगे भेजे। उन्होंने मेट्रो के गेट ही खोल दिया कि जाओ भाई। अकेला अपना रिकॉर्ड अपना तोड़ता है, अपना रिकॉर्ड अपने तोड़ता है। और उसकी 2 विशेषता मैं बता दूं आपको। ये भारत नहीं, ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन था 1 अक्टूबर 23। पूरी दुनिया का किसी एक मुद्दे पर पढ़े लिखे लोग एक साथ पूरी दुनिया में इतना इकट्ठा नहीं हुए। एक विशेषता इसकी है। और दूसरी विशेषता है, कोई राजनीतिक रैली होती है, 500 आदमी होता है, 1000 पुलिस लगाई जाती है। लगाई जाती नहीं लगाई जाती? जितनी रैली में उससे ज्यादा फोर्स लगाई। मुख्यमंत्री का फोर्स उससे ज्यादा, प्रधानमंत्री उससे फोर्स ज्यादा। मुझे गर्व है अपने साथियों पर, इतनी बड़ी दिल्ली में जमात के बाद चू से फू नहीं हुआ। अनुशासन के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ। यह अपने आप में अद्भुत मिसाल है। रैली खत्म हुई, मैं शाम को 8 लाख ठेले वाले पूछा, हमने कहा क्या बेचते हो? साहब केला बेचता हूँ। हमें कितने दिन बेचते हो? 35 साल से बेचता हूँ। हमने कहा तो तुम्हारा केला लूट गया होगा। साहब नहीं, यही तो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं कौन आदमी थे बिना पैसा दिए केला नहीं देते। और ये बात जब वो कह रहा था, मुझे बहुत आत्मिक संतोष हो रहा था कि मैं जिस समाज का, जिस बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व कर रहा हूं, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। कहा सर एक केला बिना पैसे को कोई नहीं लिया, पता नहीं कौन लोग हैं, हम खुद ही नहीं जाने। और 35 साल से मैं यहाँ ठेला लगा रहा हूं, इतनी बड़ी भीड़ हमने अपनी 35 साल की लाइफ में नहीं देखा। और जो लोग कुंभ देखे होंगे, कुंभ जैसे कुंभ का मेला था, जितने अंदर आ रहे थे उतने,
जितने अंदर उतने बाहर। और आपको जो मैदान में रैली दिखी थी वो उसका 10वां भाग था, उसका 10 गुना ज्यादा दिल्ली के सड़कों पर थी, जो आ ही नहीं पाए। पहली रामलीला की रैली थी। मैडम बैठ जाइए। आप ओपीएस में हैं क्या? एनपीएस में है? और आप अगर जाएंगी और हमसे लिस्ट मांगा जाए, हम आपका नाम काट देंगे। लिस्ट मांगा जाएगा, जल्दी में है, थोड़ी और खत्म होने वाला है। और अपनी लड़ाई है थोड़ा सा, जैसे नंद के यहाँ शादी पड़ जाए तो 3 दिन पहले से मजाक कर रहे हैं, उसको हम कर लीजिएगा। तो आप समझिए इतनी बड़ी रैली आपने किया है जो अद्भुत है। और उसी के बाद उसी रैली का दबाव है जो एनपीएस से समझता रहा। अगर रैली का दबाव ना होता तो एनपीएस जो 20 साल से यश गाथा अगर एनपीएस ही अच्छी है, एनपीएस अच्छी है, उसी को बदले यूपीएस में आए। एक बार और जोर से धक्का लगाएं, एन से यू और ई से यू से अब ज्यादा दूरी नहीं है और उसकी सुराख हो गई है, विज्ञापन वाला छेद हो गया उसमें। अब बड़ा सा होल करना है, एक दिन सबको पेंशन मिलेगी। और जब सबको पेंशन मिलेगी कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और आपको पेंशन के औकात का पता हो तो आप पता लगा लेना, जो लोग बहुत पहले रिटायर हो गए उनकी तनख्वाह 4,500, पेंशन 25,000। गुजरा तमाम सारे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 4,500 रिटायर हो गए, अब पेंशन पा रहे हैं। कह रहे सर हम किसी मीटिंग में जाने कहते हैं कि बहू मुझे मीटिंग में जाना है, 5 बजे चाय दे देना, हमको मीटिंग में जाना है। तो बहू कहती नहीं बाबूजी आप बहुत कमजोर हो गए, 2 बादाम खा लीजिए, काफी पी लीजिए और ये थोड़ा रास्ते के लिए लेते जाइए। सर मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो जो पहली तनख्वाह आ जाती है ना पहले तारीख को, उससे मोहब्बत। एकदम सच बात बता रहा हूँ। तो आप सबसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। आप बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? और अगर आप बोर हो भी रहे होंगे तो हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कारण बता दूं, यूं ही नहीं करा। अच्छा किसी व्यक्ति ने अपने घर नल लगवाया हो, कोई व्यक्ति कोई है जिसे नल लगवाया हो, कोई चापाकल होता है? 1 मिनट आ जाइए ऐसे बोर जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। आपने बोर कराया है नल का? आगे तो ईमानदारी कही, उससे और कहेंगे और बोर करूं नहीं कहेंगे। तो आप बोर हो रहे तो हमें कोई चिंता, क्योंकि उसी बोर से ओपीएस रूपी अमृत निकलेगा और बुढ़ापा सही करेगा। ठीक है ना? एक लास्ट निवेदन है। अरे क्या बात, मोहम्मद खालिद साहब है, ये उप प्रधानाचार्य है पीवीएस इंटर कॉलेज मोदी नगर, ठीक है, और जिला अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के। उसके बाद भी हमारे बीच में आए, ओपीएस में है, उप प्रधानाचार्य भी है, फिर भी हमारे साथ खड़े। यही ताकत है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जन क्रांति फिल्म एक बड़ी, पता है आपको कितने लोगों ने उसको देखा? एक बार ईमानदारी साथ खाइए। एक जन क्रांति फिल्म इसी पुरानी पेंशन शिक्षा निजीकरण बनाई गई, कितने लोगों ने देखा? बहुत दुख हो रहा है कि बहुत कम लोगों ने देखा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपकी हिंदुस्तान की पहली फिल्म जो शिक्षकों कर्मचारियों पर केंद्रित है उनके विषय बनाई गई, जन क्रांति। आप डालेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको मिल जाएगी। जन क्रांति फिल्म है, हमारे यूट्यूब पर विजय कुमार बंधु के यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। उस पर आप जरूर जाकर उसको देखिए और अपने तमाम सैनिकों दिखाइए, क्योंकि आपके मुद्दे को उसमें बहुत ढंग से सजाया गया है और धर्मेंद्र गोयल जी उनकी टीम ने बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज आप सब जन क्रांति फिल्म को जरूर देखें। आप जन क्रांति डालेंगे तब भी दिख जाएगा, विजय कुमार बंधु डालेंगे तब भी आपको दिख जाएगा, और आप उसको जरूर देखें। जैसे लोगों तक बात पहुंचे, हर माध्यम अलग अलग होते हैं पहुंचाने का, इस माध्यम से भी आप इस आंदोलन को बड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। मोबाइल कितने लोगों के पास है? आप कह रहे हो कि कौन सा बेवकूफी वाला प्रश्न कर रहे हैं? मैं इसी पूछ लिया। मोबाइल अगर सबके पास है तो आज आप इस कार्यक्रम में आए, जो भी आपको अच्छा लगा हो
5, 10, 20 लाइन अच्छा जो लगा हो, जो अच्छा लगा हो उसको लिख कर अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए। डाल सकते हैं? अच्छा, पढ़े लिखे हैं ना? ट्विटर कितने लोग चलाते हैं? एक्स ट्विटर देखिए बहुत कम संख्या है। बताओ, आप पढ़े लिखे हैं, बीए हैं, इंस्टाग्राम पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, एक्स पर जाइए और आप इसका ताकत समझिए। अगर आप एक दूसरे को फॉलो करेंगे, एक दूसरे को करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आपको मीडिया नहीं दिखा रहा है तो सोशल मीडिया हमारे जेब में है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें और इसी सोशल मीडिया के दम पर हम आंदोलन को इतना देशव्यापी बना पाए, इसी दम पर हमने बना पाया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप विजय कुमार बंधु जो भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, अगर डालेंगे तो आपको मिलेगा और आप इसको जरूर हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। अन्यथा आप ये बात कह के नहीं करेंगे कि हमको मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर उनको मीडिया नहीं दिखा, आप अपने मीडिया में लाइए उसको। आप कब तक आलोचना करेंगे? ये व्यवस्था बनाएंगे। प्रदीप जी जिला कोषाध्यक्ष, वो भी कहीं लगे हैं। अच्छा, पराम गोटकी ब्लॉक लोनी पराम, अच्छा पारस जी आप भी किसी व्यवस्था क्या नहीं छोड़ना है? ठीक है ना? अगर छूट जाता है छूट जाने दीजिए। तो आप सबने मुझे सुना, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया और इतनी देर बेमतलब की बात हमारी सुना आपने। और अगर बुढ़ापे जैसी चीज को सुरक्षित करने की बेमतलब सुनना पड़े तो सुनना चाहिए। मतलब की सुनना तो ठीक है, बेमतलब कभी कभी सुनना चाहिए, है ना? और लास्ट में आपसे विदा लेते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, शायद गाजियाबाद, ये मेरा काम नहीं, वो संचालक अपना करेंगे, हम अपनी बात करना पड़े। खाने की शायद व्यवस्था की है क्या? तो आप चिंता बिल्कुल न करिए, गाजियाबाद मजबूती से व्यवस्था की है ना? तो आप बैठे रहें और जो प्रोग्राम आगे है, अभी जो भी है वो संचालक महोदय के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। लास्ट में मैं एक बात कह के विदा लेता हूं, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है। यदि ये बगावत है तो हाँ, हमने बगावत की है, बगावत की है, बगावत।